ठीक है। फिर आप थोड़ा उसके बारे में बोलना कि जो मैंने बोला उसको आप मॉनिटर कैसे करोगे, सो दैट दे आर स्कैर्ड कि इनको करना भी है और इनकी चेकिंग भी होगी। शिक्षण क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में जुड़ी हुई आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, समस्त खंड विकास अधिकारीगण, समस्त खंड शिक्षा अधिकारीगण, ईओज, प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकगण, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनपद लखीमपुर बेसिक शिक्षा के मामले में सर्वाधिक छात्र नामांकन वाला जिला है, इसलिए हम लोगों का दायित्व भी और जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दो और तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक तो आधारभूत संरचना और दूसरा शैक्षणिक गुणवत्ता। आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से जनपद लखीमपुर खीरी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयत्न से सीडीओ सर के नेतृत्व में अच्छी स्थिति में है। ऑपरेशन कायाकल्प में 14 बिंदुओं पर हम लगभग 99% संतृप्तिकरण की स्थिति में है। लेकिन जब शैक्षणिक गुणवत्ता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसके विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। पिछले 2 निपुण असेसमेंट टेस्ट में जिले की रैंकिंग निहायत ही खराब रही है और इसी स्थिति को देखते हुए मैडम ने इस बात का निश्चय किया है कि हम सबका मार्गदर्शन करते हुए जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप सबसे हमारा निवेदन है कि जो नहीं जुड़े हैं शीघ्रातिशीघ्र जुड़ जाएं, जिससे कि इस सत्र को मैडम के द्वारा संबोधित किया जा सके। क्योंकि हम लोगों ने समय आपको 7:45 का दिया था और लगभग 8:15 बजने वाले हैं, आधे घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। तो आप अपने साथियों को भी कन्वे कर दीजिए कि शीघ्रातिशीघ्र जुड़ना सुनिश्चित करें। संख्या कितनी है? कितनी है? आधारभूत संरचना के लिए मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो आपके विद्यालयों में 19 पैरामीटर्स में जितने भी गैप हैं, आप उसका एनालिसिस कर लीजिए और अपने प्रधान के माध्यम से, अपने पंचायत सचिव के माध्यम से संबंधित खंड विकास अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा दीजिए कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं अपूर्ण हैं, जिनको पूर्ण करना जरूरी है। और दूसरा बिंदु, आपके यहाँ जो भी सुविधाएं संतृप्त हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा वो क्रियाशील रहे। अगर हमारी भौतिक अवसंरचनाएं क्रियाशील नहीं हैं तो हमारे छात्रों के लिए वो निरर्थक होंगी और जब तक विद्यालय का भौतिक परिवेश अच्छा नहीं होगा तब तक बच्चा विद्यालय में आने के लिए प्रेरित नहीं होगा। अगर हम विद्यालय को अच्छी तरीके से सुसज्जित रखेंगे, विद्यालय में भौतिक अवस्थापनाएं संतृप्त रहेंगी, तो निश्चित ही बच्चा मन से लालायित होगा कि सुबह सुबह हम स्कूल चलें और बच्चों के साथ खेलें कूदें और विद्यालय में आने के लिए उसके अभिभावक भी उसको प्रेरित करेंगे। इसलिए आपसे मेरा आग्रह होगा कि 19 पैरामीटर्स में जो भी बिंदु आपके यहाँ असंतृप्त हैं, अपूर्ण हैं या क्रियाशील नहीं है, तीनों पे आप अपने पंचायत सचिव के माध्यम से अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से जरूर संपर्क स्थापित कीजिए। दूसरा बिंदु शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर है। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए लगातार राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से भी, निदेशालय से भी, जनपद स्तर से भी गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आपको प्रदान किए जाते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि इन प्रशिक्षणों को ग्रहण करने के पश्चात अब कुछ शिक्षक तो इनका अक्षरशः अनुपालन करते हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को ये लगता है कि इन प्रशिक्षणों की उपादेयता थोड़ी सी कम है। तो मेरा आग्रह होगा कि इस तरह के प्रशिक्षणों को जब आप आत्मसात करते हैं, कहीं ग्रहण करते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों तक भी उन शैक्षणिक गतिविधियों को हम पहुंचाएं जो हमने खुद सीखा है। सीमेट से मास्टर ट्रेनर बनाए जाते हैं, जिले से फिर मास्टर ट्रेनर बनाए जाते हैं,
फिर बीआरसीज पे एआरपी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद भी अगर शैक्षणिक गुणवत्ता न्यून रहती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी को दर्शाता है। और एक शिक्षक के लिए इस तरह की कमियां कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। आपको आत्ममंथन करना चाहिए। कल से परसों से लगातार मैडम भी निरीक्षण कर रही हैं, सीडीओ सर भी जा रहे हैं, मैं भी पहले से भी जाता था, पुराने डीएम साहब और सीडीओ साहब भी जाते थे। पिछले दिनों ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इतना हो हल्ला मचा। आखिर इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम में से कुछ शिक्षक ही ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बदनाम कर दिया है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप लोग अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करें, जिससे कि प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर ना उठें। आज आप देखते होंगे कि हर चौराहे पर जिस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी शत्रुता है, ना मित्रता है, बड़े निस्वार्थ भाव से आपकी आलोचना करता है। और इस आलोचना को दूर करने के लिए प्रत्युत्तर देने की जरूरत नहीं है। आपका प्रत्युत्तर सिर्फ इतना होगा कि आप अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो कोई भी आलोचना स्वमेव समाप्त हो जाएगी। पिछले दिनों ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इतना हो हल्ला मचा। आखिर मैं नहीं समझ पाता कि शिक्षक के लिए अटेंडेंस की मॉनिटरिंग की कौन सी जरूरत आन पड़ी। अगर आपका नैतिक धरातल इतना ऊंचा होता कि समाज में, शासन में आपके प्रति ये विश्वास होता कि आप निश्चित अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अनुपालन करते हैं, तो कभी आपकी अटेंडेंस की बात ना आती। अगर हमारा अध्यापक 10 बजे चौराहे पर न दिख के अपने स्कूल में दिखता तो समाज भी आपसे कहता कि नहीं, आप अच्छे हैं, आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार द्वारा ये स्थितियां बनाई जा रही हैं कि हम जबरदस्ती स्कूल भेजे जाएं। और शिक्षक का तात्पर्य होता है कि वह शिष्ट हो, क्षमतावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, लेकिन हमने शायद इन शब्दों का मतलब कहीं तिरोहित कर दिया है या जानबूझकर भुला दिया है। इसलिए जरूरी है कि अपने अंदर इन भावनाओं को पुनः आत्मसात करें और अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करें। दूसरा बिंदु शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर कि हमने 10 पॉइंट टूल किट्स विकसित की है, जिसमें पहली जरूरत ये थी कि विद्यालय की भौतिक अवस्थापनाएं अच्छी हों, और मैंने आपसे बताया कि वो लगभग लखीमपुर खीरी जिले की औसत से भी अधिक हैं, और मैं कहूँ तो संतोषजनक स्थिति में है। दूसरा बिंदु की छात्र उपस्थिति बड़े पैमाने पर हो। आपको पता होगा कि छात्र उपस्थिति का बिंदु CMIS पोर्टल से भी जुड़ा है। और फिर यहाँ वही नैतिक प्रश्न आया कि आखिर छात्र उपस्थिति को CMIS पोर्टल से जरूरत क्यों पड़ी जोड़ने की। अगर हम आप ईमानदारी से शिक्षण कार्य करते, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाते, तो छात्र स्वयं विद्यालयों में आता। और हमारे ही जिले में कुछ विद्यालय इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बंद तक करवा दिया है, इतना अच्छी पढ़ाई कराई है। तो अगर आप लोग ये कर सकते तो शायद छात्र उपस्थिति की भी इतनी गहन मॉनिटरिंग की आवश्यकता ना होती। इसके लिए मैडम की तरफ से भी निर्देश गया था कि सुबह के आधे घंटे आप खेल गतिविधियों को दें, क्योंकि बच्चा होता है बाल मन शैक्षणिक गतिविधियों की तुलना में शारीरिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। अगर हम आप शुरुआत में बच्चे को आधे घंटे खेलने के लिए कहेंगे तो उस खेलने के बहाने हमारी उपस्थिति बढ़ जाएगी। अधिकांश बच्चे खेलने के लिए विद्यालय आएंगे और तब उनकी विद्यालय में हम उपस्थिति को आसानी से सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि इन गतिविधियों को, खेल की गतिविधियों को शुरुआती आधे घंटे में आप अनिवार्यतः लागू करें। दूसरा बिंदु होता है शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग। शिक्षक संदर्शिका में प्रत्येक पाठ की, प्रत्येक प्रकरण की शैक्षणिक गतिविधियां आपको स्पष्टता बताई गई हैं। आपको कोई अतिरिक्त परिश्रम ही नहीं करना है। जो भी किसी पाठ की शैक्षणिक गतिविधि है उसका अगर आप केवल संदर्शिका के अनुसार अनुपालन करेंगे तो निश्चित ही बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। कभी कभार होता है कि कोई शिक्षक अपवाद होता है कि जिसकी शैक्षणिक गतिविधि हो सकता है किसी किताबी गतिविधि से और अच्छी हो, तो उसको प्रयोग पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन चूंकि एक मॉडल गतिविधि पूरे प्रदेश के लिए निर्मित की गई है और काफी शोध के बाद निर्मित की गई है, इसलिए अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो मेरी समझ से ज्यादा बेहतर होगा। और आप लोग निरीक्षणों में भी ये देखा जा रहा है कि उसका प्रयोग कम से कम हो रहा है। इसका अगला पड़ाव होता है कि हमारा पाठ्यक्रम तय समय सीमा से पूर्ण हो। पिछले वर्षों में हुआ करता था कि ये
आपके ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप अपने पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष के भीतर किस तरह समायोजित करके पूर्ण करते हैं। इस बार राज्य परियोजना कार्यालय ने ही आपको स्पष्ट निर्देशित कर दिया है कि मासिक आधार पर ये पाठ इस महीने में पूरा किया जाना है। और कल मैम के साथ मैं निरीक्षण में गया था, तो एक जगह पे ये देखा गया कि जहां जुलाई का पाठ्यक्रम अभी नहीं चल के मई का चल रहा है। एक विद्यालय था जहां जुलाई का जुलाई में चल रहा था, बड़ा अच्छा था, वहां के शिक्षकों को मैं साधुवाद दूंगा। लेकिन आप सबका ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो, क्योंकि आने वाले अक्टूबर माह में निपुण आकलन की परीक्षा होनी है। अतः आप लोग अपने पाठ्यक्रम को समय पूरा किए रहेंगे तो हमारे बच्चों का परिणाम बेहतर होगा, और जब बच्चों का परिणाम बेहतर होगा तो हमारे जिले का भी परिणाम बेहतर होगा। अगला बिंदु है कि अनधिकृत रूप से जो भी शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, आप अवगत हैं इस बात से कि एक दिन के अवकाश के लिए संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उत्तरदायी हैं। और प्रायः ये देखने में आ रहा है, पूरे प्रदेश की समस्या है कि प्रधानाध्यापक ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत ही नहीं कर रहे हैं। एक दिन के अवकाश पे कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम देख लेंगे, और जब निरीक्षण में वो पकड़े जाते हैं तो तमाम तरह के बहाने, आप मेडिकल लेके दौड़ रहे हो, फलाना लेके दौड़ रहे हो। क्या मतलब इन छोटी छोटी चीजों का? अगर आपके अंदर नैतिकता होगी और आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करोगे तो आपके पास 14 CL हैं और आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सारे प्रधानाध्यापक, आपके विद्यालय में जितने भी स्टाफ हैं, उनकी ऑनलाइन छुट्टियां स्वीकृत कीजिए। और अगर इसमें कहीं कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो आपके ब्लॉक पे भी MIS कोऑर्डिनेटर है और जिले पर भी MIS कोऑर्डिनेटर है, आप हमको सूचित करेंगे, हम उसका तुरंत समाधान कर देंगे। यद्यपि ये व्यवस्था जो कि पिछले 4-5 सालों से चल रही है, इसलिए अब परिपक्व हो चुकी है, कहीं समस्या आए नहीं। तो आप लोग इसका जरूर अनुपालन सुनिश्चित कीजिएगा। बता दीजिए, मैं एड्रेस कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है। आपके और भी साथी अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको आप अपने आस पड़ोस बैठा लीजिए। मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि हम लोगों को संबोधित करने की, हम लोगों को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। यहीं पर हो ना तुम लोग? हम लोग वीडियो नहीं देख सकते इसमें उन लोगों का? नहीं, वो हमें देख सकते हैं सर। हम किसी का वीडियो नहीं देख सकते, किसी का चेहरा नहीं देख सकते। कोई बात नहीं। और पार्टिसिपेंट्स कितने आ गए हैं? इसमें नहीं दिखाता है। क्यों, आप तो बोल ही रहे हैं इतनी देर से। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी टीचिंग कम्युनिटी को, शिक्षा परिवार के सभी सदस्यों को। और लखीमपुर खीरी में मैंने ये देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्कूलों की संख्या है। लगभग 3.5 लाख बच्चे 3100 स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। एक जनपद के लिए बहुत गर्व का भी विषय है कि इतने सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे और शहरी परिवेश के भी बच्चे हमारे सरकारी विभाग के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इतना बड़ा यहाँ टीचिंग कम्युनिटी का परिवार है। लगभग 6-8 हज़ार टीचर्स हैं, 12,000 टीचर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये लखीमपुर खीरी की एक बड़ी उपलब्धियों में गिनना चाहिए इस बात को। मैंने कल स्कूलों का निरीक्षण स्टार्ट किया और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं बांदा में थी और वहाँ भी मैं बहुत रेगुलरली अपने विद्यालयों का निरीक्षण हर महीने करती थी। जो 5 निर्धारित हैं वो तो मैं करती ही हूँ, कभी कभी उससे ज़्यादा भी मैं करती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोटा हमें पूरा करना होता है, बट इसलिए क्योंकि मुझे स्कूल में आकर के बहुत आनंद महसूस होता है। टीचर्स से मिलके, बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा सुबह 10 से 12 का सुनवाई का समय होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले ही अपने विद्यालयों को देख लूँ, ताकि एकदम फ्रेश माइंड से मैं जन सुनवाई में बैठ सकूँ। मुझे लगता है कि स्कूल जाना मेरे लिए एक बड़ा ही
अपने मानसिक तनाव को कम करने का एक माध्यम है। स्कूल आकर के मुझे इतना अच्छा लगता है कि स्कूल से ऑफिस आने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरा पूरा दिन अच्छा बीतेगा। जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, टीचर्स को पढ़ाते हुए देखती हूँ, तो आने वाले दिनों में मैं ज़रूर आपसे 10 बजे से पहले ही मिलने आऊँगी किसी न किसी विद्यालय में, और हर ब्लॉक में मैं आऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो निकटतम ब्लॉक्स हैं, वहीं तक मैं आकर के वापस हो लूँगी। और बाकी अधिकारियों से भी मैं ये अपेक्षा करूँगी, आज की मीटिंग में बीडीओज़ जुड़े हैं, डीपीआरओ जुड़े हैं, मैं अपेक्षा करूँगी, कल मैंने सीडीओ साहब से भी चर्चा की है कि जितने भी बीटीएफ और डीटीएफ के सदस्य हैं, वो 15 तारीख से पहले अपना निरीक्षण पूरा कर लें। ये निरीक्षण पूरे महीने नहीं लटकना है, इसको 15 तारीख से पहले पूरा करना है, तो संभवतः आपके विद्यालय में कोई ना कोई बहुत जल्दी पहुँचेगा और आपसे मिलेगा, आपके बच्चों से मिलेगा, और उनसे चंद सवाल भी किए जाएंगे और देखा जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, सभी वीडियो से मैंने कल ये भी कहा है कि अगले 7 दिन में, मतलब 31 जुलाई से पहले सभी प्रधान और सचिवों के माध्यम से स्कूल को चेक करवा लें। सभी जो इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे टीम आएगी मिलने, और प्रधान और सचिव दोनों आपसे मिलने आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप तुरंत उनको बताइए। मैंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स को इसी महीने रिजॉल्व करना है। जैसे आमतौर पे सफाई कर्मचारी नहीं आता है, स्कूल की सफाई नहीं हो पाती है, बाथरूम टॉयलेट की सफाई नहीं हो पाती है, तो मैंने डीपीआरओ को कहा है 2 दिन उन्होंने आरक्षित किए हैं, एक सोमवार और एक बृहस्पतिवार, कि इन 2 दिन तो सफाई कर्मचारी आए ही आए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर बर्डन है, वो हर दिन नहीं आ सकता है, लेकिन हर हफ्ते ये 2 दिन स्कूल की इंटेंसिव क्लीनिंग, इंटेंसिव मतलब अंदर बाहर सब जगह से बढ़िया क्लीनिंग होनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद, इन निर्देशों के बावजूद मान लीजिए सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचता है आपके विद्यालय, तो आपको लिख करके देनी है रिपोर्ट कि हमारे यहाँ इन 2 दिनों में विद्यालय में नहीं आया सफाई कर्मचारी, और कृपया इनका वेतन आहरित न किया जाए। और ऐसा करने में आप लोगों को बिल्कुल निर्भीक रहना है, कहीं भी आप लोगों को डरना नहीं है कि प्रधान आपकी जान खा जाएगा, क्योंकि प्रधान के माध्यम से सफाई कर्मचारी का वेतन निकलता है। ठीक है, हम लोग इसी काम के लिए यहाँ खड़े हैं, हम लोग सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहते हैं, और कहीं भी कोई विरोध नहीं होता इस चीज को लेकर के, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की मांग रखी है कि 2 दिन विद्यालय की सफाई होनी ही है। और मुझे लगता है कि अगर आप गांव जा रहे हो तो सबसे पहले स्कूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो बीडीओस को भी मैंने सेंसिटाइज किया है कि सारे काम छोड़ करके आप अपने स्कूल को चमकाने में जुट जाइए। इसीलिए आपके स्कूल में जो आपके गांव का सचिव है और प्रधान है, वो बहुत जल्द आपसे आकर के मिलेगा। तो ये तो थी सफाई की बात। इसके अलावा मैंने उनको ये भी कहा है कि वो जाकर के देखें कि पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, पीने का पानी है कि नहीं है। कल जिन स्कूलों में मैं गई, मुझे वहां पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं मिली। अब इसके लिए मैं शिक्षकों को जिम्मेवार नहीं ठहरा रही हूँ, अभी मैं शिक्षकों पे बाद में आऊंगी। जो व्यवस्थाएं हमें रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज के माध्यम से करनी है, पहले मैं उन पे चर्चा कर रही हूँ, पर आपको इसलिए बता रही हूँ सभी शिक्षकों को, ताकि आप उस चीज की जानकारी आपको रहेगी, तो आप अपने यहाँ जितनी भी कमियां हैं उनको बहुत जल्दी पूरा करा पाएंगे, सचिव और प्रधान की मदद से, या एडीओ पंचायत की मदद से, या बीडीओ साहब से डायरेक्ट संपर्क करके। तो पीने का पानी होना चाहिए वहां पे, हाथ धोने के लिए पानी होना चाहिए बाहर हैंड वॉश यूनिट में, और टॉयलेट में पानी होना चाहिए। ये 3 प्रकार के वाटर सप्लाई के सोर्सेज बहुत जरूरी हैं, पीने के लिए, हाथ धोने के लिए और शौचालय में। ये तीनों व्यवस्थाओं के लिए आप, अगर आपके यहाँ कमी है तो उसको बहुत जल्दी से आप पूरा करा लीजिए। चौथी चीज जो है वो बाउंड्री वॉल को लेकर के है, कहीं कहीं बारिश की वजह से बाउंड्री वॉल गिर गई है, तो वो व्यवस्था मैंने दुरुस्त कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और 5वीं चीज जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो है साफ सफाई को लेकर के। अब ये तो हो गया कि स्कूल की ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेकर के व्यवस्था। अब मैं डायरेक्टली टीचर्स के ऊपर आना चाहती हूँ, जो मुझे टीचर्स से बात करनी है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि निपुण में हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, और मैं इस चीज का कारण नहीं समझ पा रही हूँ। या तो बच्चों की अटेंशन स्पैन में कमी है, या टीचर्स की स्किल इम्पार्टमेंट, एजुकेशन देने में कमी है, या पेरेंट्स
सजग नहीं हैं, कि घर आने के बाद बच्चे को बिठाते नहीं हैं कि तुम पढ़ो, क्या है, कहाँ कमी है, ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है। देखिए हम लोग जब पढ़ने जाते थे स्कूल, तो मुझे आज भी याद है कि टीचर्स ने एक बार कोई बात कह दी तो मजाल है कि हम तो अपने माता पिता से लड़ जाते थे कि नहीं हमारी मैम ने ये बात कही है, हम ये ऐसा ही करेंगे। तो हमको बहुत ज़्यादा जो इस प्रोफेशन को लेकर के जो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, मुझे लगता है कि भगवान का दर्जा है एक टीचर का, उसके ऊपर कोई नहीं है समाज में। जो आप लोगों का दर्जा है, जितना सेवा भाव आपके प्रोफेशन में, देखिए मेरे 2 बेटियां हैं, ठीक है, 2 को पढ़ाने में मेरी हालत खराब हो जाती है और आप लोगों को एक क्लास में 30-40 बच्चों को पढ़ाना होता है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कैसे आप लोग पढ़ाते होंगे। इसीलिए टीचिंग को सबसे ज्यादा नोबल और सबसे ज्यादा मुश्किल प्रोफेशन भी माना जाता है, कि किसी बच्चे को पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। एक बच्चे को पढ़ाना और एक छोटे बच्चे को खाना खिलाना, ये 2 बहुत मुश्किल काम है। लेकिन खाना खिलाने में तो आजकल क्या करते हैं लोग, टीवी चला देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं और बच्चे का ध्यान बटा के उसको जैसे तैसे खिला देते हैं। लेकिन पढ़ाने में तो आप क्या ध्यान बटाएंगे, उसमें तो आपको सारा ध्यान बच्चे का आकर्षित करना है, केंद्रित करना है। तो देखिए टीचिंग प्रोफेशन जितना मुश्किल है, उतना ही सरकार द्वारा इसको सिस्टमेटाइज करने का भी प्रयास किया गया है। जैसे करिकुलम डिफाइन कर दिया है, आपके लिए संदर्शिका बनाई गई हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम में हम लोग पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। अभी भी हम मई का पाठ्यक्रम में हैं। और देखिए मैं तो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं हूं कि भाई पाठ्यक्रम में हमें ज्यों के त्यों रहना है। मेरा फोकस ये होता है कि आप अगर पाठ्यक्रम में पीछे भी हैं तो कम से कम जितना आपने पढ़ाया है बच्चे को, वो उसको पूरा आना चाहिए। अगर हम पीछे भी चल रहे हैं पाठ्यक्रम में और हमारा बच्चा सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ना तो हम समय से पढ़ा पा रहे हैं और जितना हम पढ़ा रहे हैं उसकी भी गुणवत्ता पे सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है और बहुत सिंपल चीजें हैं। ये 4-5 चीजें हैं, ये बोल करके मैं अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगी। और मैं ये भी चाहूंगी, अब मैं आप लोगों के चेहरे नहीं देख पा रही हूँ, हालांकि मेरा बहुत मन था कि मैं आप सबको देख सकूं ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको मेरी बात सुनने में कोई जिज्ञासा है कि नहीं है, कोई नोट कर रहा है कि नहीं, कॉपी किताब किसी के हाथ में है कि नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो है, मैंने ये बना रखे हैं नोट्स। तो मेरी भी अपेक्षा है कि आप भी कहीं ना कहीं इसको नोट कर रहे हो। यदि ना नोट कर रहे हो तो कृपया निकाल लें अभी कागज कलम और नोट कर लें। 4-5 बिंदु हैं महत्वपूर्ण। देखिए जैसा बीएसए साहब ने बताया, शुरू के 30 मिनट ये व्यायाम को समर्पित करना जरूरी है। पहले हमने 1 घंटा निपुण आवर के लिए समर्पित किया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को हम आते ही स्कूल में खेल में लगा दें आधे घंटे के लिए, तो एक वार्म अप का माहौल बन जाता है। जो सुस्ती आ रही होती है बच्चों में, पढ़ने का मूड नहीं होता है, बच्चे सचेत हो जाते हैं, उनका अलर्टनेस लेवल इंप्रूव हो जाता है। और आपके पास प्ले मटेरियल भी है अधिकांश स्कूलों में, जहां नहीं है वहां पहुंच रहा है, तो आपका प्ले मटेरियल भी यूज हो जाएगा और एक सुदृढ़ तरीके से यूज हो जाएगा। इन द सेंस हर दिन आधा घंटा आपने उसको यूज कराना ही कराना है, तो आपका प्ले मटेरियल भी यूज हो रहा है, बच्चों को भी डायरेक्ट उसका लाभ मिल रहा है। और अगर कहीं ना कहीं वो बच्चे लेट आ रहे हैं तो वो उस आधे घंटे में स्कूल पहुंच जाएंगे, तो वो भी पढ़ाई में पीछे नहीं छूटेंगे। और हो सकता है कि आप लोगों को भी उनके साथ, बच्चों के साथ खेलने का मन करे, आप लोगों को भी आनंद आए। मैं चाहूंगी कि बच्चों के साथ आप लोग भी खेलें, खिलाएं भी और खेलें भी, ताकि बच्चों को इन्वॉल्व फीलिंग हो टीचर के प्रति। टीचर सिर्फ टीचर ना रहे, वो एक फ्रेंड भी बने। ठीक है, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में इस तरह की सोच नहीं रहती है अनफॉर्चुनेटली, प्राइवेट में रहती है नहीं रहती है मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाह रही हूँ, लेकिन हमें इस सोच को बढ़ावा देना है कि एक टीचर फ्रेंड बन के उस 30 मिनट में बच्चों के साथ खेल में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये तो मेरी थी पहली बात, खत्म, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट 30 मिनट्स डेडिकेटेड टू प्ले यूजिंग द प्ले मटेरियल। इसमें आप चाहे योगा कराएं, चाहे खो खो खेलें, चाहे बैडमिंटन, चाहे इंडोर गेम्स, चाहे लूडो, इन सबसे कॉग्निटिव कैपेसिटीज बच्चों की बहुत इंप्रूव होती हैं। तो स्कूल के अंदर भी बच्चे खेलें, स्कूल के प्रांगण में भी खेलें। ये आप तय कर लें कितने दिन आप कौन सा मटेरियल आउटडोर करना चाहते हैं, कितने दिन आप इंडोर करना चाहते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप इंडोर खेल लें, अगर नहीं हो रही है तो बच्चों को विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से बोन डेफिशिएंसी हो रही है, तो विटामिन डी की भी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। तो ये थी मेरी पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक निर्देश जारी किए थे कि सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और बृहस्पतिवार,
हम लोग रिवीजन कराएंगे बच्चों का। अनफॉर्चुनेटली ये निर्देश किसी के कान से नहीं गुजरे और मुझे बहुत इस बात का कष्ट हुआ कि मैंने एक पन्ने का, सिर्फ एक या पौने पन्ने का मैंने निर्देश जारी किया और किसी ने उसको पढ़ा नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी की बहुत व्यस्तता होती है। हम लोगों के पास 5 या 6 घंटे भी नहीं होते सोने के लिए, लेकिन उसके बावजूद शासन से कोई भी पत्र आ जाए, मैं स्वयं उसको पढ़ती हूँ और मैं अपेक्षा करती हूँ कि जो मेरे जितने भी मेरे सहयोगी अधिकारी हैं, चाहे सीडीओ साहब हैं, चाहे बीएसए साहब हैं, वो स्वयं उस पत्र को पढ़ें। कई बार तो मैं अपने अधिकारियों से ये भी पूछती हूँ कि कल डाक में तुम्हारे विभाग से रिलेटेड ये पत्र आया था, जरा आकर के मेरे को ब्रीफ करो। तो मुझे पता लग जाता है कि उस अधिकारी ने वो पत्र पढ़ा कि नहीं। खुद तो मैं पढ़ती ही हूँ। तो यही अपेक्षा मैं आपके लिए करती हूँ। एक डायरेक्ट पत्र मैंने आप सबको लिखा और बहुत कम लोगों ने पढ़ा, शायद किसी ने भी नहीं पढ़ा, मुझे लगा इक्के दुक्के लोगों ने पढ़ा। और अगर किसी ने पढ़ा तो ठीक है, मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा पत्र पढ़ा। लेकिन मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आगे से मैं कोई भी आपको पत्र लिखूं, बहुत फ्रीक्वेंटली तो मैं आपको लिखूंगी नहीं और बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में संवाद भी नहीं कर पाएंगे। ये शायद आज पहला प्रयास है। अब मेरी सीधा आपसे मुलाकात आपके विद्यालय में होगी, तो कोई भी निर्देश जाते हैं तो कृपया उनको पढ़ा करिए। तो उस पत्र में मैंने एक बहुत प्रमुख ये निर्देश दिया था कि सोमवार और बृहस्पतिवार को आप रिवीजन कराएंगे बच्चों का। कल जब मैं स्कूल में गई तो मैंने टीचर से पूछा कि आप रिवीजन करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम करा रहे हैं। हमने कहा किस दिन करा रहे हैं, तो कह रहे हैं जी कभी सोमवार करा रहे हैं, कभी मंगलवार करा रहे हैं। मतलब इस चीज को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। सोमवार और बृहस्पतिवार 2 दिन स्वर्णिम दिवस हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारे सप्ताह को 2 हिस्से में बांट देते हैं। जो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पढ़ाएंगे 3 दिन, वो बृहस्पतिवार को आप रिवाइज कराएंगे। जो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को आप पढ़ाएंगे, जब बच्चा एक दिन संडे की छुट्टी करके वापस आएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसका ब्रेन वॉश हो चुका होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में घर पे पढ़ने का उतना रीति रिवाज नहीं होता। तो वो आप मंडे को उसको रिवाइज कराएंगे और आप उसको ये भी कहेंगे कि बेटा संडे को तुम रिवाइज करना, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुमसे सवाल पूछूंगी, तुम्हें आना चाहिए। तो जो ये रिवीजन की जो हैबिट है, ये सिर्फ स्कूल में नहीं होनी चाहिए, ये हैबिट आपको उसके जीवन में, कहीं भी जिंदगी में वो आगे बढ़े तो ये संस्कार उसको स्कूल से मिलने चाहिए कि हमारी मैम, हमारे सर ने हमें रिवीजन कराना सिखाया है। कल को हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। छोटे में आप ये उसको गुण दे देंगे बच्चे को, उसके बहुत काम आएगा, आज से ही काम आना शुरू हो जाएगा। रिवीजन करने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आप उसकी कॉपी को जरूर चेक करें। बहुत जगह मैं देखती हूँ कि नोटबुक एकदम खाली है, एक भी पन्ना बच्चे ने नहीं भरा है, अगर भरा है तो टीचर ने उसको चेक नहीं किया है, कहीं भी उस टीचर के टिक मार्क्स नहीं मुझे मिले। तो रिवीजन में ये जरूरी है कि आप देखें कि बच्चा क्या लिख रहा है नोटबुक में, सिर्फ ओरली नहीं कि अच्छा हमने ये पढ़ा दिया तो अब हमने इसको दोबारा से जोर जोर की बोल करके सुनवा दिया। वो सिर्फ आधी एक्सरसाइज है, बाकी आधी तब कंप्लीट होती है जब आप उसकी नोटबुक को चेक करते हैं। नोटबुक को चेक करते हैं और आप देखते हैं कि उसने अपने गलतियां की नहीं, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने उसकी नोटबुक चेक की, जो गलतियां आपको मिली वो गलतियां आप उससे सुधार करवाइए। जैसे फर्ज करिए कोई शब्द है विद्यालय, अब उसने स्पेलिंग में गलती कर दी, तो आप उसको कहेंगे बेटा तुमने ये स्पेलिंग में गलती की है, इसको 5 बार लिखो। तो 5 बार वो लिखेगा, फिर आप अगली बार जब भी उसकी कॉपी का मुआयना करेंगे तो आप उसको चेक करेंगे। इसको माना जाता है कि आपने रिवीजन करवाया। तो रिवीजन के 3 फेज हो गए। पहला ये कि आपने मूजबानी रिवीजन कराया पूरे पाठ्यक्रम का पिछले 3 दिवस का, दूसरा आपने उसकी कॉपी चेक करी, और तीसरा आपने उसकी दोबारा कॉपी चेक करके ये देखा कि उसने अपनी गलतियां दुरुस्त की हैं कि नहीं की हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य रिवीजन का ये है कि बच्चा जो गलती कर रहा है वो जिंदगी भर वो गलती ना करता रहे। एक बार उसकी गलती चेक हो गई, आपके माध्यम से रीइंफोर्स हो गई, तो आप श्योर हो गए, आप 100% श्योर हो गए कि हाँ अब ये बच्चा ये वाली गलती दोबारा नहीं करेगा। और रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम निपुण में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी निपुण में जो असेसमेंट होगी उसमें हम लोग बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहली तो व्यायाम को थी, दूसरी थी रिवीजन को लेकर के। अच्छा पहले एक सेकेंड, कुछ अच्छी बातें भी हैं जो मैंने कल आपके स्कूलों में ऑब्जर्व की हैं, लास्ट में मैं वो भी बताना चाहूंगी। नहीं, अच्छी बात है तो लास्ट में बताऊंगी। एक पॉइंट मेरा छूट गया था वो, हाँ मिल गया। देखिए आप लोगों के पास कॉम्पोजिट ग्रांट है,
25,000 से लेकर के 75,000 के बीच में, किसी के पास कम तो किसी के पास ज़्यादा। मैं ये चाहूँगी कि हर क्लास में आप लोग जल्द से जल्द 2 ट्यूबलाइट लगवा दें। किसी भी क्लास में एक भी ट्यूबलाइट नहीं थी, किसी में एक एलईडी बल्ब था तो किसी में वो भी नहीं था। और इस ह्यूमिडिटी के मौसम में, इतने गर्मी में एलईडी तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को लगाना चाहिए। आप लोग प्रत्येक क्लास 2 ट्यूबलाइट लगवाएंगे और इसी सप्ताह में लगाएंगे। इस सप्ताह में लगा करके उसकी फोटो आप ग्रुप में शेयर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे अंधेरे में पढ़ रहे हैं, लिटरली अंधेरे में पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ पा रहे हैं, उनकी नज़र पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और ये दुष्प्रभाव की वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत सफ़र कर रहा है। अगर बच्चे को नज़र नहीं आएगा ठीक से तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, परफॉर्मेंस डाउन होगी तो आप पे सवाल उठेगा, आप पे सवाल उठेगा, साथ के साथ निपुण पे हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हर क्लास में 2 ट्यूबलाइट तत्काल प्रभाव से आप लोग पर्सनली इस चीज को इंश्योर करें और लगाएं। और इस काम के लिए, ये इतने छोटे दायित्व के लिए मैं बीडीओ, सचिव, प्रधान, उन सबको नहीं, उनको मैंने बड़े बड़े काम सुपुर्द किए कि स्कूल की सफाई की व्यवस्था करिए, पीने के पानी, हाथ धोने के पानी, टॉयलेट में पानी, बाउंड्री वॉल, इन सब की व्यवस्था करिए। लेकिन ट्यूबलाइट्स की व्यवस्था टीचर्स करेंगे। और प्लीज इस चीज को मेरा आग्रह है, इसको हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देते हुए आप इसको अगले 2 से 3 दिन में, नहीं तो अधिकतम इस महीने के भीतर आप सुनिश्चित करा लें। यस, एक पॉइंट जो मेरे दिमाग से निकल गया था, आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया। कल मैंने जब बच्चों से सवाल पूछे, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा कोने वाले बच्चे से सवाल पूछूं, जो एकदम लास्ट रो में बैठा हुआ है। जिस जिस क्लास में गई मैंने किसी पहले बच्चे से सवाल नहीं पूछा, मैं आऊंगी भी तो मैं लास्ट ही में सवाल पूछूंगी हमेशा। तो लास्ट में मैंने देखा कि बच्चा जो बैठा है वो एकदम कमजोर, हालांकि ये कमजोर शब्द अच्छा नहीं है बच्चे के लिए बोलना, बट जब मैं कमजोर बोल रही हूँ तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि वो शारीरिक तन मन से भी कमजोर मुझे लगा और पढ़ाई में भी कमजोर लगा। वो या तो पढ़ नहीं पा रहा था या मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे देख करके वो डर गया है। मैंने सब लोगों को बाहर कर दिया, मैंने कहा बेटा अकेले में बताओ। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं जो लास्ट रूम में है। और मैंने ये भी महसूस किया है, जब मैं स्कूल जाती थी, जो बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते थे वो लास्ट में जाकर के बैठ जाते थे, क्योंकि वो मैडम और सर की निगाह से बहुत दूर हो जाते थे। उनको लगता था हम यहाँ सेफ हैं, हमें मैडम और सर देख नहीं पाएंगे, हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने एक टीचर से पूछा, तो मैंने कहा आप इनको आगे बैठाइए। तो उन्होंने तत्काल मेरे को जवाब दे दिया कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, हम इनको रोटेट करते रहते हैं, कभी ये लोग आगे बैठते हैं, कभी ये लोग पीछे बैठते हैं, ऐसे ऐसे शिफ्ट होता रहता है। तो मैंने आग्रह किया कि मुझे ये चाहिए कि जो बच्चा पढ़ाई में पीछे है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में बैठे। और टीचर से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है कि कौन पीछे है बच्चा, कौन आगे है। तो कृपया ये जरूर आप लोग सुनिश्चित करें कि आपके पीछे वाले बच्चे आगे आ जाएं, क्लास में भी और जिंदगी में भी। ठीक है, उनकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग रेमेडियल क्लास देते हैं, नहीं देते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उसकी समीक्षा मैंने नहीं की है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ, यहाँ भी बांदा में भी, कानपुर देहात में भी, जहां जहां मथुरा में मैं रही हूँ, सब जगह जो कमजोर बच्चे हैं वो बाय डिफॉल्ट पीछे चले जाते हैं। उनको आगे बिठाइए। वो इतना ज्यादा आपके नाक के नीचे होने चाहिए, आपकी नजर के एकदम सामने होने चाहिए कि टोटली आपका फोकस उन पर रहे और उनके मन में डर रहे कि मैम हमें, सर हमें 24 घंटे देख रहे हैं, हमें पढ़ाई में सुधार करना ही पड़ेगा। उनको ममता भरे तरीके से आप नज करते रहिए, लेकिन उनको आगे बिठा करके करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो चुनिंदा बच्चे हैं जो क्लास में अच्छे नंबर लाएंगे, बाकी बच्चे एकदम पिछड़ते चले जाएंगे। तो ये थी मेरी कुछ बातें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने नोट कर ली होंगी। अंत में मैं कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहती हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की। जैसे कल जब मैं गई तो मैं औचक निरीक्षण पे गई, मैंने किसी को बताया नहीं, उसके बावजूद मुझे बच्चे जितने भी उपस्थिति थी कम थी, लेकिन सब बच्चे क्लास में दिखे। ऐसा नहीं था कि कोई लेट सवेर क्लास के अंदर आ रहा है या स्कूल के अंदर एंटर कर रहा है। तो बच्चों की मुझे उपस्थिति, पंक्चुअलिटी, मैं संख्या की बात नहीं कर रही हूँ, पंक्चुअलिटी मुझे अच्छी मिली। साथ के साथ मुझे टीचर्स की पंक्चुअलिटी अच्छी मिली। कोई टीचर मुझे लगता नहीं है शायद अनुपस्थित या छुट्टी पर था। टीचर्स भी अपने समय से विद्यालय में उपस्थित थे। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों का साधुवाद करती हूँ। एक चीज मैंने और नोट की, क्लासरूम के बाहर जो बच्चों की चप्पलें थी वो लाइन से लगी हुई थी। कई बार वो उनके पहाड़ बना दिए जाते हैं, जैसे रेडी और ठेलियों पे पहाड़ बनते हैं, वैसे चप्पलों के पहाड़ क्लासरूम के बाहर बना दिए जाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बच्चों को संस्कार दिया है। अगर क्लासरूम के बाहर चप्पल लाइन में रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने घर में भी
ठीक से चप्पल रखेंगे, ये नहीं कि एक चप्पल कहीं एक कोने में और दूसरा चप्पल दूसरे कोने में। एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि अधिकांश बच्चे स्कूल यूनिफ़ॉर्म में थे। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों ने आधार फीडिंग करवाई है, जिससे कि बच्चों को पैसा मिल पाया और उस माध्यम से उनके अभिभावकों द्वारा यूनिफ़ॉर्म खरीदी जा सकी। तो काफ़ी संख्या में बच्चों ने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी। चौथी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि मुझे मिड डे मील में जितने भी रसोइया थे, वो उपस्थित मिले। रसोई घर की मुझे साफ-सफाई अच्छी मिली, खाना समय से बनता हुआ मिला। कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चों तुम्हें आधा सेब, आधा नाशपाती या आधा केला तो नहीं मिलता? बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे मेरे पूर्व जनपदों में, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ पे बच्चों ने कहा कि हमें आधा सेब मिला। तो वहाँ पे तो मतलब मेरे जैसे कहते हैं ना मैं शक्ल से क्रूर नहीं लगती हूँ, लेकिन जब मैं क्रूरता पे उतर आती हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं याद रखती हूँ। तो आधा सेब वाले विद्यालय को मैंने बख्शा नहीं था। तो मैंने यहाँ जब पूछा कि बच्चों तुम्हें आधा तो नहीं मिला? तो किसी ने कहा नहीं, हमें सब कुछ पूरा मिला। तो मिड डे मील के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रशंसा करूँगी कि क्वालिटी, साफ-सफाई और क्वांटिटी सब कुछ बहुत अच्छी थी। टीचर्स की अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं अंत में सिर्फ आप लोगों से एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि देखिए हमारा जो निपुण है उससे हम सिर्फ 2 महीने दूर हैं। 2 महीने में हमें एक मिशन पे जाना है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सब काम भूल जाएँ और अपनी पूरी ताकत झोंक दें, पूरी ताकत लगा दें आप विद्यालयों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में। और मैं ये चाहती हूँ कि इस बार निपुण में हम पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आएँ। ये मेरा लक्ष्य है और ये आप सबका भी लक्ष्य है, ये एक-एक बच्चे का भी लक्ष्य है। कृपया इसको सुनिश्चित कराइए, एक मिशन पे हैं आप सब लोग, हम आपके सहयोग के लिए हैं। पूरे प्रदेश में आपको प्रथम स्थान पर आना है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक उदाहरण बन के हम सबको दिखाना है। धन्यवाद। अब सीडीओ साहब आपसे चर्चा करेंगे। मैं ये लैपटॉप उनकी तरफ मोड़ रही हूँ। आज के इस यूट्यूब सेशन में जिसमें कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा डायरेक्ट हमारे टीचर्स, हमारे अधिकारियों के साथ संवाद किया गया, उसमें मैडम ने 4 प्रमुख बातें जो कही, जिसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल बस जाए। पहली चीज़ जो मैडम ने कहा कि मॉर्निंग में जो 30 मिनट्स है, फर्स्ट 30 मिनट्स आप उसको एक्सरसाइज में यूज़ करें, चाहे वो आप योगा करें, चाहे वो खेलकूद में उसको भाग लें। और उसमें मैडम ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो आपके टीचर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, उनके साथ खेलें। तो वो उनको ये जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है, जो एक मनोबल जो रहता है, कि गैप रहता है, मानसिक जो गैप रहती है, वो चीज़ कम होगी इसमें। दूसरी चीज़ जो मैम ने कहा कि जो रिवीजन का है वो एक शेड्यूल बनाए कि हर मंडे और आपका थर्सडे को स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन होगा, और वो इस शेड्यूल के साथ आप फिक्स्ड रहें। आप हर मंडे को एक और हर थर्सडे को करेंगे तो ये बच्चों को भी याद हो जाएगा कि ये थर्सडे को मेरी रिवीजन होती है, जो मुझे पिछले 3 दिनों में जो पढ़ाया गया है उसको मैं एक बार पढ़ के आऊँ, ताकि रिवीजन में मुझसे पूछा जाए तो मैं बता सकूँ। वो एक पैटर्न बन जाएगा, उसके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा, तो वो फिर आपको याद दिलाना नहीं पड़ेगा, वो बच्चे रिवाइज करके आएंगे और आपके दिनचर्या में भी वो आपके स्कूल के मतलब पैटर्न में एक फिक्स हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो था कि मैम ने कहा कि वहाँ पे लाइट की जो प्रॉब्लम है, कई जगह ऐसा है कि जो बिल्डिंग है उसकी खिड़की से हमारा प्रकाश उतना पर्याप्त नहीं आ पाता है। ये मुझे भी कई स्कूलों के निरीक्षण में देखने को मिला है। आपके पास कंपोजिट ग्रांट में पैसा होता है, तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बेसिक चीज़ है। स्कूल में अगर लाइट ही ना हो तो मतलब कहें कि अंधेरे में क्या आप एजुकेशन दे पाएँगे। तो इसको तो आप जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर करा लें। और चौथी चीज़ जो मैम ने कहा कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो लास्ट रो में बैठे होते हैं, और फिर ऑब्वियसली ये रहता है कि जो सबसे आगे रहता है, हम क्लास में भी देखते हैं, या जो टीचर्स हैं, आपने भी अपने पढ़ाई के समय में ये महसूस किया होगा कि जो बच्चे पीछे रहते हैं उनका उतना अटेंशन नहीं रहता है बोर्ड की तरफ। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ और चीज़ें करते रहते हैं या कुछ सोचते रहते हैं। तो अगर उनको जब आप आगे लेके आएँगे तो उनका एक माइंड में हमेशा ये रहता है कि मैं टीचर के जस्ट नीचे हूँ,
वो मुझसे कुछ पूछ सकती हैं, वो मुझे देख सकती हैं कि वो मैं कॉपी में नोट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। मेरा एक 2 चीज़ और इसमें ऐड करना होगा कि ये चाहे जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, उनको एक जो आपके क्लास के अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ पेयर अप कर दीजिए। उनको उनकी दोस्ती कराइए। तो वो कई जो कहते हैं ना कि आपका जो नेचर होता है वो आपके फ्रेंड से डिटरमिन होता है। कई चीज़ें आपके फ्रेंड्स आपके नेचर को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें भी उनसे प्रभावित होगी। अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो रेगुलर क्लास में आएँगे, तो उनका अटेंडेंस अच्छा होगा। उसके साथ ही वो अच्छे बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं उसको नोट करेंगे, तो वो उनके साथ वो भी नोट करेगा। उसको अगर पढ़ने में, रीडिंग में अगर कहीं दिक्कत हो रही हो, तो ऐसा है कि टीचर हर बच्चे को एक साथ इतने फोकस ना दे सके, लेकिन वो अगर उसका फ्रेंड होगा तो उससे वो पूछने में हिचकेगा नहीं। वो एक क्या कहें, एकदम फ्री होके एक दोस्त की तरह बात करके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे मैथ्स में ये दिक्कत आ रही है, तो वो फ्रेंडली होके बात करेगा और उससे जो टीचिंग, जो उनका लर्निंग है वो इम्प्रूव होगा। और एक लास्ट मुझे ये कहना है कि अभी डीबीटी में सभी बच्चों को पैसा मिला है, सभी पेरेंट्स को अकाउंट में उनके पैसे आए हैं। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पे बारिश होती है, बाढ़ का एरिया रहता है। इसमें अगर आप सभी बच्चों को ये कहें कि वो फुल शर्ट और फुल पैंट जब खरीद रहे हैं ड्रेस, तो वो फुल शर्ट और फुल पैंट खरीदें। तो उससे क्या होगा कि जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं या जो आपके डेंगू मलेरिया के केसेस होते हैं, ये बहुत ही कम होगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा आपके स्तर से कि जो ये छोटे बच्चे हैं वो बीमारियों से बच सकेंगे। मेरा लास्ट में ये कहना है कि आप कम से कम 75% अटेंडेंस बच्चों का इंश्योर करें। और जो मैम ने ये कहा है, तो जो बीटीएफ और डीटीएफ की निरीक्षण है वो अगले महीने से 15 तारीख से पहले हो जाएगी। और समस्त अधिकारियों से ये है कि जो भी कमियां पाई जाती है उसका आप निस्तारण उसी महीने कर दें, और उसका कंप्लायंस भी हमें और डीएम मैम को भेजें कि कौन से स्कूल में आपने निरीक्षण में क्या कमी पाई थी और उसका कंप्लायंस हुआ है या नहीं। मुझे आज आप सबके माध्यम से यही कहना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैम ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका आप अक्षरशः अनुपालन करेंगे, और ये जो हमारा लखीमपुर खीरी जनपद है वो पूरे प्रदेश में निपुण असेसमेंट में नंबर 1 आके दिखाएगा। यही मेरा आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो YouTube सेशन आपका अवेलेबल होगा ना? ये तो अवेलेबल रहेगा। जिन लोगों ने, आप ये YouTube सेशन ग्रुप में डाल दीजिएगा, और जिन लोगों ने नहीं भी